हाँ, पहला ही आपका था अनुवाद की प्रकृति या स्वरूप। ठीक है, अब अनुवाद की प्रकृति या स्वरूप कैसा हो सकता है? हम अपने मन की भावनाओं को, विचारों को जिसके माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह क्या कहलाती है? अनुवाद की प्रकृति कहलाती है ना। अपने मन के जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के सामने पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वह अनुवाद की प्रकृति के अंतर्गत में आता है। दूसरी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? अनुवाद की प्रकृति कहते हैं। इसके लिए विद्वान भी अपने बहुत सारे मत दिए हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक अनुवाद का सीमित स्वरूप और दूसरा अनुवाद का व्यापक स्वरूप। सीमित स्वरूप के अंतर्गत में 2 पॉइंट आता है, पाठधर्मी आयाम और प्रभावधर्मी आयाम। अब पाठधर्मी आयाम क्या होता है? पाठधर्मी आयाम के अंतर्गत में जब हम किसी पाठधर्मी आयाम के अंतर्गत में अनुवाद में हम स्रोत भाषा पाठ केंद्र में रहता है, यानी पाठधर्मी आयाम को जो भाषा का स्रोत हमें मिलता है हम उस पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। किसी पाठ को आप पढ़ते हो ना, आप कोई लेखक, कोई कवि, कोई बुक अगर आपके पास है तो जिस पाठ को आप पढ़ रहे हो तो क्या कहलाएगा? पाठधर्मी आयाम कहलाएगा, जो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। दूसरा क्या है? प्रभावधर्मी आयाम ना। जब किसी रचना को हम पढ़ते हैं और एक में तो हम अध्ययन करते हैं और दूसरे में उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वह प्रभावधर्मी आयाम कहलाता है, और जिसको हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पाठधर्मी आयाम कहते हैं। और दूसरा हो गया अनुवाद का सीमित माने छोटा, कम, सीमित स्वरूप ना, और विस्तृत माने या व्यापक कहिए या विस्तृत कहिए, बड़ा, अधिक स्वरूप ना। और दूसरा पॉइंट क्या? अनुवाद का व्यापक स्वरूप। अनुवाद के व्यापक स्वरूप को भी 3 भागों में बांटा गया। अनुवाद का व्यापक स्वरूप क्या है? अनुवाद के व्यापक स्वरूप को क्या कहती हैं? प्रतीकांतरण ना। प्रतीकांतरण या अनुवाद को 2 भिन्न भिन्न प्रतीक अवस्थाओं के बीच में होने वाले अर्थ का जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतीकांतरण कहते हैं। यह प्रतीकांतरण कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। 3 भाग में क्या क्या है? इसमें का पहला पॉइंट होगा अंतभाषिक अनुवाद। पहला पॉइंट क्या होगा? अंतभाषिक अनुवाद। दूसरा अंतभाषिक अनुवाद। पहला होगा इसका अंतभाषिक अनुवाद। दूसरा क्या है? अंतर्भाषिक अनुवाद। अंतर्भाषिक आ जाइए अनुवाद ना। एक पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट तो हो गया और एक पॉइंट आपका और है, तीसरा पॉइंट है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। क्या कहते हैं? अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। प्रतीक में आगे रहेगा भाई, प्रतीकात्मक, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अब इन तीनों का अर्थ भी होगा अलग अलग। तीनों में क्या क्या होता है? अंतर्भाषिक अनुवाद क्या कहलाता है? अंतर्भाषिक अनुवाद को हम कहते हैं, पहला क्या है? अंतभाषिक अनुवाद ना। अब अंतभाषिक अनुवाद क्या है? एक ही भाषा के अंतर्गत, यानी एक ही भाषा के 2 भिन्न प्रतीकों के बीच में जो अनुवाद होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतभाषिक अनुवाद कहते हैं। जैसे हिंदी की किसी भाषा की कविता का अनुवाद हिंदी गद्य में भी होता है, हिंदी पद्य में भी होता है ना। कि कोई कविता है यानी गद्य, एक तो गद्य होता है, एक गीतात्मक शैली होती है ना, तो उसको उसमें भी हम कर सकते हैं, या कहानी में भी उसको कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, कविता में भी परिवर्तित कर सकते हैं। एक कविता को हम दूसरी कविता में भी परिवर्तित कर सकते हैं ना। और इसके विपरीत में जो अंतर्भाषिक अनुवाद है, इसके अंतर्गत में 2 अनेक भाषाएं आती हैं। 2 भाषाएं अंतर्भाषिक, यानी हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में या अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में।
एक कहलाता है ना। और इसी तरह से आपका तीसरा जो आता है, तीसरा क्या है आपका, अंतभाषिक अंत प्रतीकात्मक अनुवाद। तो तीसरे अंत प्रतीकात्मक अनुवाद में भी इसी प्रकार से आएगा कि किसी भाषेतर प्रतीक व्यवस्था के किसी अन्य भाषा की प्रतीक अवस्था में अनुवाद किया जाता है, वह अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के रूप में सामने आता है। इसके भी दो रूप होते हैं, यानी भाषा से संबंधित होता है और प्रतीक का संबंध किसी दृश्य के माध्यम से होता है। प्रतीक का मतलब क्या होता है, दृश्य। प्रतीक का मतलब समझती है ना, प्रतीक होता है दृश्य को कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का हम उदाहरण देते हैं तो हम उसे प्रतीकों को लेते हैं ना। अभी आप लोग पढ़ी थी कि कलगी बाजरे की, पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, कलगी बाजरे की, बाजरे की कलगी में कवि क्या कहते हैं, लेखक कौन है, कवि कौन है, कहिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय जी क्या कहते हैं अपनी प्रिया से कि अगर मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य की तुलना चांद से नहीं करता और सूरज से नहीं करता, आकाशमंडल में निकली हुई तारिका से नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं है, या चंपे की ताजी कली से नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा हृदय सूना हो गया है। मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य की तुलना किससे करता हूँ, हरी बिछली हुई घास है या बाजरे की कलगी से। क्यों करते हैं, क्योंकि कवियों के बार बार कहने पर, एक ही उदाहरण को बार बार प्रस्तुत करने पर क्या जाता है, जैसे बर्तन घिसने से मुलम्मा माने चमक होता है, चमक फीकी पड़ जाती है। उसी प्रकार से जब एक ही उदाहरण को बार बार, एक ही प्रतीक का बार बार तुलना कभी लोग करते हैं तो उनकी दृष्टि में, अज्ञेय जी की दृष्टि में यह क्या हो गया, फीका पड़ गया। इसलिए उन्होंने अपनी प्रेयसी, अपनी प्रियतमा की तुलना बाजरे की कलगी के समान है, या उनकी जो क्या प्रियतमा है वह बाजरे की कलगी के जैसा दुबली पतली लचकती हुई चलती हैं और हरी बिछी घास की तरह प्रसन्न रहती हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रतीक है। एक तो प्रतीक के माध्यम से हो गया ना, और दूसरा जो आप काव्य के रूप में अर्थ लिखती हैं, आप उसी को लिख करके, जैसे हमने बोला अभी, आप उसको भी लिखी और प्रतीक किसका दे दिए, घास का और बाजरे की कलगी का ना। तो ये आपके तीसरे पॉइंट का अनुवाद हो। ठीक है।